कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है आपको पता है। जब कोई आवेश रखा हो तो आवेश अपने चारों तरफ एक क्या बना लेता है, वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। और हमने देखा था कि इस नेचर में वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, अर्थात मौजूद होती है। जैसे हमने देखा कि हमारे मोबाइल में टावर आते हैं, इत्यादि चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि हाँ, नेचर में वैद्युत क्षेत्र होता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण आज हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की एक माप होती है और उसको माप करने के लिए किस तरीके से मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। आपको पता है घर में अगर पानी टंकी ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो पाइप के द्वारा इधर उधर पूरी सप्लाई है। तो हम देखते हैं कि पानी के लिए भी हम पाइप से क्या देते हैं, ऐसे ऐसे रास्ता देते हैं। तो उस समय पानी में क्या होती है, वेग भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो उस समय वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, सदिश राशि होती है। लेकिन अगर यही नीचे जाके बकेट में कहीं हम खोलें, एक बाल्टी में इसको हम भर दें, तब यही पानी की जो क्वांटिटी है, ये परिमाण किस में होता है, तो हम देखते हैं ये अदिश राशि होती है। और आपको पता है जीवन में कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो आपको चूंकि पता है फिजिकल क्वांटिटी जो भी भौतिक राशि होती केवल दो ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तीसरी जो टेंसर होती है उसको भी हमें नहीं पढ़ना है। पहली सदिश अदिश राशि और दूसरी कौन सी? सदिश राशि। आदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता ना पड़े, अदिश राशि होती है। और सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ हमको दिशा की जरूरत पड़ती है, वो सदिश राशियां होती हैं। तो हमने चूंकि फिजिक्स में बहुत सारी राशियां देखी जो जिनमें दिशा की आवश्यकता पड़ती थी और परिमाण होता था, तो हम उनको सदिश कह देते थे, जैसे बल। और कुछ राशियां ऐसी भी होती थी जिनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती थी। चीनी मार्केट में लेने जाते थे, 5 kg लेना, 10 kg लेना, तो कौन सी राशि, उसका केवल हमको परिमाण की जरूरत पड़ती थी, उसमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं। तो वो द्रव्यमान कैसा होता था? अदिश राशि। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये वैद्युत क्षेत्र वास्तव में इसमें एक डायरेक्शन होती है। तो ये कौन सी राशि होती है? सदिश होती है। और आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर, मैं एक क्षेत्रफल वेक्टर की बात करूँगा। क्षेत्रफल वेक्टर ये थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये टर्म यूज होंगे अभी। इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। देखिए कुछ चीज़ें आएंगी तो हम लोग उनको पहले से भली भांति जान लें, वो ज़्यादा सही होगा। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या, इसमें मतलब इसकी एक डायरेक्शन होगा। वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल सदिश है ना, कि इसमें क्षेत्रफल की दिशा भी होगी। जैसे मैं अगर कोई भी बुक में भौतिकी की ही बुक उठा लेता हूँ तो मैं कहता हूँ इसमें आपके पास एक पृष्ठ है तो इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। तो मैं कह सकता था लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आया क्या, हम कहते हैं इसका क्षेत्रफल आया। लेकिन क्षेत्रफल की डायरेक्शन कैसी? तो हमने चूंकि 3 राशियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? ऐसे मैं कह सकता था इसकी लेंथ थी, ब्रेथ थी, ऐसे हो गई। तो क्षेत्रफल कैसा? ये पूरा हो गया। तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन कैसी हो गई? मैं देखता हूँ ये ऊपर की ओर क्षेत्रफल की डायरेक्शन दिखा रही। और ये कैसी है? तो मैं कह सकता था ये नॉर्मल है, ये इस पर अभिलंब है, ये ऐसे हुआ। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा कैसी होगी? ये होगी। वो कैसी है? हम कह सकते थे कि इस एरिया पे नॉर्मल है, नॉर्मल टू दी सरफेस, या इस सरफेस पे ये कैसी है? नॉर्मल है, अभिलंबवत है। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? किसी भी क्षेत्रफल की उस सरफेस पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, जो उसके किसको दिखाएगा? एरिया वेक्टर को दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। फिर इसके बाद और भी छोटे छोटे टर्म आएंगे। अब मैं कहता हूं कि कोई भी चार्ज रखा हुआ है, या एक हम ले लें कि हमारे पास किसी भी चार्ज के कारण, कोई भी आवेश के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र है और आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाना आता है। तो मैं कह दूं अगर हमारे पास कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वो वैद्युत क्षेत्र को हम ऐसे दिखा रहे हैं। कैसा है हमारे पास? एक समान वैद्युत क्षेत्र। फिजिक्स के बहुत सारे टर्म आपको याद करने पड़ेंगे। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमको चाहिए क्या? हम देखते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र एक समान दिखाएं और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमारी। क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। और आपने पढ़ा जहाँ जहाँ मान लीजिए कोई अगर सोर्स ऐसा भी चार्ज रखा होता तो आप लोग देखते थे ऐसे असमान। ये कैसा वैद्युत क्षेत्र है?
असमान। और इसमें हम लोग देखते थे कि पास में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती थी, तो हम कहते थे कि पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, दूर कम होती थी। कैसे देखते थे? हम कहते थे कि जैसे मैं इसको दूर ले जाता हूँ तो केवल एक निकल रही, लेकिन जैसे पास लाता हूँ तो अब इनसे 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही। तो हम देखते हैं कि जितना पास लाते जाते हैं इनकी क्षेत्र रेखाओं की संख्या इससे पास होने वाली संख्या बढ़ती जाती। तो जब जितना पास में आएंगे उतना ही वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जितने दूर जाएंगे उतना ही वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती जाती है। तो एक तो ये असमान हो गया। मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करता तो मैंने कहा ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र था, और इस वैद्युत क्षेत्र में मैं कोई एक ऐसा पृष्ठ रखता हूँ, मैं क्या रख रहा हूँ, एक पृष्ठ रख रहा हूँ, सरफेस, कि उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइन, कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो मेरे पास तो एक तरीका ये था कि मैं ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, मैं इसके लंबवत लाता और इस पृष्ठ को यहाँ पे स्थित कर देता। तो एक तो तरीका ये था कि मैं इसके लंबवत रख सकता था, और मैंने ये रख दिया। मैंने कैसा रखा? इसके लंबवत रखा। और लंबवत रखने के लिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। मैंने जब इसके लंबवत रखा तो मैं क्या देखता हूँ कि अब ये तो इसके लंबवत है, और इसका एरिया मैं दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी पृष्ठ को दिखाता कि बहुत सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही थी, इस पृष्ठ को मैंने ऐसे रखा, तो ये कैसा है? इसके लंबवत है, इसका क्षेत्र इसके कैसा है? लंबवत है। अच्छा, अब देखो, जब लंबवत होता है तो क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा जा सकती थी, मैक्सिमम। आप लोग ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में मैं क्या करता हूँ, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मैं यहाँ पे अगर कोई भी एक पृष्ठ ले आऊँ, मैं क्या लाऊं, एक पृष्ठ लेके आऊँ, मैं कह दूँ अगर यही एक पृष्ठ होता मेरा, तो मैं जब इसको परपेंडिकुलर रखता हूँ तब देखो सबसे मैक्सिमम क्षेत्र रेखाएं इससे होकर जा रही हैं। लेकिन मैं इसको घुमाऊं तो मैं क्या देखता हूं, घुमाते गया घुमाते गया घुमाते गया, अब देखो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं सेम उसी दिशा में मैंने इसको लिटा दिया। अब मैं देखता हूं इससे एक भी वैद्युत क्षेत्र रेखा होकर नहीं जाती, तो इस समय इससे एक भी नहीं जा रही। और जब मैंने इसको लंबवत रखा तो हम देखते हैं इससे सारी की जा रही हैं। सारी कितनी? मैंने अगर मैं इसको ही अज्यूम करूं तो मैं देखता हूं कि पूरी 5 की 5 जा रही। इसका मतलब अब इस रिंग से होकर जाने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 5 है। तो मैं कहूँगा इस समय वैद्युत फ्लक्स कितना है? 5 है। मैंने इसको घुमाना चालू किया, मैं जैसे ही घुमाता हूँ मैं देखता हूँ कि 90 से एंगल इसका मुड़ गया कुछ, और जैसे ही 90 से एंगल कुछ कम हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं ये देखता हूँ उस समय कि इसका एंगल कुछ कोण पे घूमा, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होने लगी। और कम होते होते जैसे ही यह क्षेत्र इसके समतल हो गया उसी डायरेक्शन में, उस समय एकदम कम, कितनी हो गई? 0 हो गई। फिर मैं इसको घुमाते जाऊं, फिर अधिकतम होने लगी कि फिर मैक्सिमम हो गई। फिर घुमा के ऐसे कर सकता हूं, तो मैं देखता हूं मैं इसको एक चक्कर घुमाने में 2 बार कैसा कर सकता था? ऐसे था 0 अधिकतम 0 और फिर अधिकतम। तो ये एक चक्कर घूमने में 2 बार 0 2 बार अधिकतम, तो इतने उतार चढ़ाव आए। तो एक तो यही तरीका हो गया था। लेकिन मैं इसमें 2 कोण हो सकते थे। एक तो मैं कहता कि इसका क्षेत्रफल वेक्टर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ये क्षेत्र है, ये पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत, इसके अभिलंबवत, इस पर जो लंबवत होगा उसको हम क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे। तो ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होगा। ऐसे जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही थी उसी में क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी दिशा में है। और जब दोनों की दिशा एक है तो कोण कितना? 0। तो ये अभी हम इनकी थोड़ी सी बाद में बात करते हैं। मैंने कहा एक पृष्ठ लाया, इस पृष्ठ को मैंने कितने पे रखा? मैंने कहा इसका एरिया कितना है? मैंने कहा एरिया ए है। किस वैद्युत क्षेत्र में रखा है? ई वैद्युत क्षेत्र कैसा है? ई है, और हर जगह कैसा है? एक समान। ई तीव्रता वाला एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैंने किसको रखा है? एक पृष्ठ को रखा। अब मैं देखता हूं इस पृष्ठ से बद्ध होकर जाने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है समय? तो मैं कह सकता था अधिकतम है। अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, और जब मैं घुमाता हूं तो मैंने घुमाकर इसको कैसा कर दिया? मैं इसको घुमाना चालू किया, और घुमाते घुमाते मैं इसको ऐसे ले आया। देखो अब इसी को मैं यहाँ से घुमा के ऐसे ले आया, तो ये ए था तो यहाँ भी ए ही होगा। और उस समय मैं देखता हूँ कि इससे होकर जाने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या पहले की अपेक्षा क्या हो गई है? तो मैं कह सकता हूँ पहले की अपेक्षा कम। देखो पहले कुछ ज़्यादा जा रही थी और अब कम हो गई। चूँकि अभी आपने देखा घुमाने से क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, तो मैंने देखा कि हाँ कम तो हुई, लेकिन मैं इसको इसी से परपेंडिकुलर में मिला दूँ। अगर मैं इसको मिलाना चालू करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने इसको ऐसे मिलाया, और मैंने कहा जब मैंने घुमाया तो कितने कोण का घुमा दिया, मैंने कहा थीटा घुमा दिया। कितने एंगल पे मैंने इसको घुमा दिया, थीटा एंगल घुमा दिया। ये कोण जब मैंने घुमाया थीटा, और आपको पता है दो समांतर रेखाएं, ये अल्टरनेट एकांतर कोण, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब बताइए एंगल की डायरेक्शन में कितना घुमाए, थीटा, तो कोण की दिशा में जब ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा है कोण की दिशा में ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ऐसे ले जाते, कोण के विपरीत तो ए साइन थीटा। और निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको एच माने, ये अगर थीटा है तो इसको अगर कुछ भी मान लें फिर ये निकालें तो आपका आ ही जाएगा। मैं निकाल के दिखा दूँ। अगर आप मान लो इसको एच भी मानते, एच मानते ये थीटा होता, तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, और आपको पता है ये आधार हो जाएगा बटे कण, और कण आपका कितना है, ए है, तो एच बराबर निकालेंगे ए कॉस थीटा आएगा। तो आप चाहे निकाल लीजिए या सेम डायरेक्ट रख लो। हम याद ही कर लेते हैं कि कोण की दिशा में मोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा सीधे कॉस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इसका मतलब इस समय ये ए ना होकर कितना हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। और अब इतने वाले ही भाग से तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल नहीं, तो मुझको ये नहीं रखना है, मुझको क्या ये, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर दिखा रहा है, तो ये कितना हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक समझ में आनी चाहिए। लेकिन याद रखना कि जब मैं रखता था तो देखो, जब ये परपेंडिकुलर था तब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी थी, तो हम देखते एरिया वेक्टर उस वैद्युत क्षेत्र रेखा के साथ कितने का कोण बनाता था, जीरो के साथ। ऐसे था, कितना बना रहा, जीरो, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में थी, तो इनके बीच का जो थीटा था वो कितना था, जीरो। और आपको पता है जब कास थीटा रखोगे तो ये मिनिमम जीरो होगा। लेकिन अच्छा, अब इस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स कितना था, जब ऊपर ही था तो हम कह सकते थे ई है और ए है, कितने एरिया में कितना ई जा रहा है, उसी को हम क्या कह देंगे, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो आपको अगर कोई पूछे कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, क्योंकि मैं ये पृष्ठ कोई ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि आपको नेचर में वैद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करता है लेकिन दिखने वाली तो कोई राशि नहीं है, इसलिए पृष्ठ भी कैसा होता है, काल्पनिक। ठीक है, हम कैसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक काल्पनिक पृष्ठ से, उससे कितनी नंबर ऑफ लाइन से जा रहे हैं, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की, तो हम कह सकते हैं किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स हो, कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और ये देखो काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, अगर मैं बद्ध लगा दूं, बद्ध का मतलब लिंक्ड है, कि केवल उतने से ही होकर जाए। मैंने इसको मोड़ दिया तो अब यहाँ केवल इतने से होकर जा रहा है, कि केवल इस पृष्ठ से जितनी जा रही हैं केवल हम उतने लेंगे, बाहर कितनी जा रही हैं, नीचे कितनी जा रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इस पृष्ठ से जितनी भी लिंक्ड हैं उतनी केवल, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस, इस सरफेस से जितनी भी लिंक्ड है, सरफेस एरिया इज क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी, वो भी कैसी क्वांटिटी, आपको पता है स्केलर होती है ना, क्योंकि इसमें जितना भी जाए हम केवल इसके परिमाण की बात कर रहे हैं। फॉर्म्ड बाय अ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, ई, एंड उसके एरिया टू द नॉर्मल टू इट ए। देखो नॉर्मल हमने बताया ना कि एरिया वेक्टर क्या कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ये कितना एंगल है इस पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मैं वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाऊं, फाई से दिखाऊं, तो फाई ई का मतलब क्या, ई वैद्युत क्षेत्र को दिखाता है कि इससे वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो कितना होगा, ई इंटू ए। ठीक है, ये हो गया। अब
इसके बाद मैं और आगे बढ़ना चालू करूं कि अगर आपसे कोई पूछे फ्लक्स की संख्या कितनी है, फ्लक्स होगा कितना, तो सीधी सी बात आप कह सकते हैं फ्लक्स कितना होगा। कह सकते हो क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत, मैं इसकी अदिश क्वांटिटी की, केवल क्वांटिटी की बात करूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बाकी हम क्या देखते हैं ए है, और ए को क्या लिखेंगे, एरिया लिंक्ड, जो भी उससे एरिया लिंक्ड है ना, बद्ध पृष्ठ, बद्ध पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो भी बद्ध पृष्ठ, जो भी इससे बद्ध पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ए। तो अब बताओ फ्लक्स सीधे मैं निकाल लूँ तो मैं क्या लिख सकता था, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, और आपको पता है जब उसकी डायरेक्शन में लेके गए, अब इससे होकर जाने वाली कितनी है, अब यहाँ पे ई तो वही है, सब जगह ई एक जैसा, अब इससे कितना जाता है तो आप ए की जगह कितना लिखेंगे, ए कास थीटा लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने क्लास 11 पे पढ़ा था कि अदिश गुणन भी पढ़े थे, सदिशों का अदिश गुणन। तो अदिश गुणन कैसे होता था, जब परिमाण अदिश होती थी तो हम देखते थे कि r इक्वल टू ए डॉट बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आपने पढ़ा था r इक्वल टू कितना होता था, ए बी कास थीटा, और वही चीज़ लिखी हुई है, देखो ई ए कास थीटा, केवल कास थीटा से मल्टीप्लाई होगी, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, आसान भी है और आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, असमान है, तब निकालना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखते हैं हर जगह कोण एक जैसा है, और अगर वैद्युत क्षेत्र असमान हो जाएगा तो कोण भी बदलता रहेगा। कोण कैसा होगा, हर जगह असमान होगा। यहाँ तो मैंने देखा 90 था, यहाँ फिक्स हो गया, अगर थीटा तो हर जगह कितना कोण बनाएगा, थीटा थीटा थीटा, और उसमें असमानता आ जाएगी। यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करिएगा, अगर इससे एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा मैं निकाल सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, तो आप कहते हैं ई तो ये है। अब यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, तो आप कहेंगे इस पे, इस सरफेस पे जो भी परपेंडिकुलर है वही तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है, आई डॉट जे इक्वल टू डायरेक्शन कैसी के, तो आई डॉट जे इक्वल टू के, ठीक। तो ये दिखाता है, ये इसकी डायरेक्शन को, ये ए की डायरेक्शन को दिखाएगा। अब इनके बीच का ये कोण कितना, वही थीटा, ठीक है। और ये आप लोग निकाल सकते हैं, और ये आपको याद भी होना चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी आपको आनी भी चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि जैसे वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, असमान हो। अभी तो मैंने एक समान की बात की, अब हम लोग किसकी बात करेंगे कि जो भी वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, हमारा असमान हो, ठीक है। अब कैसा वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र हो, तब हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। चीज़ें सिंपल भी हैं, टफ भी पड़ेंगी, बस आपको उसका बेसिक फंडा याद होना चाहिए, आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास समस्याएं उत्पन्न होना चालू होंगी। अब देखो मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र हमारा, मैंने एक चार्ज लिया और वो चार्ज कैसा है, क्यों है ना, इसके कारण ऐसे, ये असमान ही है, आपको पता है कैसा वैद्युत क्षेत्र है, असमान है। अब इस पर मैं कोई एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करूं, क्योंकि पृष्ठ कैसा काल्पनिक, तो उस काल्पनिक पृष्ठ की, ये मैंने कहा एक काल्पनिक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पे आपको निकालना है, तो आप देखते हैं हर जगह थीटा बदलेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह अगर एक छोटा सा पृष्ठ आप कल्पना करें, और इस पृष्ठ, मान लो पूरे पृष्ठ का एरिया कितना है, ए है, तो छोटे से पृष्ठ की बात करें तो इतने छोटे से पृष्ठ को आपको पता है डी लगा देते हो तो कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और इस पर आप एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालेंगे, तो आप कहेंगे जो भी इस पर लंबवत है, तो लंबवत ऐसे हो जाएगा। तो अब ये कितना कोण बनाएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे कोण कितना है, थीटा है। और किससे, नीचे की ओर। अगली बार हम इधर की ओर देखें, एक पृष्ठ लें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे जो परपेंडिकुलर करेंगे तो यहाँ भी थीटा है। हम कहते हैं ये अगर 10 था तो ये नीचे की ओर तो माइनस हो गया, ये ऊपर की ओर तो प्लस का 10। तो एक पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, हर जगह का हम देख रहे हैं लगातार थीटा बदल रहा है। या हम कह सकते थे कि एक अगर थीटा 1 है, दूसरा थीटा 2 है, और इस प्रकार लगातार हर जगह इस काल्पनिक पृष्ठ पे थीटा बदलता जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, तो हमको क्या करना चाहिए, हम कहते हैं कि जो छोटे छोटे हम पृष्ठ में बांट लेते हैं, और हर छोटे छोटे पृष्ठ पे क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे, उससे कितना वैद्युत फ्लक्स है, और फिर इन सब पृष्ठों को जोड़
इन सारे फ्लक्स को जोड़ लेंगे और हमको इस पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। यही एक तरीका हो सकता है हमारा। तो हम क्या कर सकते थे कि हम पहले एक छोटा लेते कि इस छोटे से एरिया में, और आपको पता है छोटा एरिया है तो फ्लक्स पहले पूरे के लिए फाई होता था, तो छोटे से पृष्ठ के लिए डी फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी फाई हो जाएगा। और आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डी फाई कितना होगा? चूँकि आपने फाई पढ़ा है। लाइट चली गई। अब देखिए लाइट आती तो हम लोग इसके आगे का भाग चालू करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि फाई कितना होता है हमारा, तो हम कहेंगे ई ए ना, ई और ए। अब लेकिन अगर हम कह दें अगर इस छोटे से एरिया का ये कितना होगा? डी ए होता है। कितना होता है? डी ए होता है। और अगर ये फाई ई ए कास थीटा है, हमने अभी देखा था, क्योंकि जब उसका स्केलर गुणन कराते थे तो ई ए कास थीटा होता था। देखो फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा। अगर पृष्ठ छोटा सा है तो कितना होगा? डी ए होगा। तो छोटे से पृष्ठ के लिए फ्लक्स कितना होगा? डी फाई होगा। तो डी फाई ई कितना हो जाएगा? ई ये डी ए कास थीटा। अगर एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको ये टोटल फ्लक्स चाहिए पूरे का, तो हम क्या कराते हैं? इसका इंटीग्रेशन कराते हैं, समाकलन कराते हैं पूरे का। लेकिन हम 2-3 कंडीशन इसमें रखते हैं। मान लीजिए पहली शर्त तो ये थी, अगर मैं मिटा देता हूँ इसको। पहली शर्त ये कि हम क्या कराएंगे? इसका इंटीग्रेशन कराएंगे। और इंटीग्रेशन हमारा कैसा होगा? हम को टोटल फ्लक्स फाई चाहिए तो हम क्या करेंगे? डी फाई को ऐड कर देंगे, डी फाई, है ना। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है ऊपर? ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। तो ये आपको करना है। आपको पता है ई कांस्टेंट है, कॉस थीटा पर्टिकुलर एंगल के लिए फिक्स हो जाएगा। वो कितना कब कब हो सकता है हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पृष्ठ को डी ए की जगह पे, यहाँ पे अगर पृष्ठ को मैं एस से दिखा दूँ, तब ये क्या हो सकता था? क्योंकि हमने ऊपर वाले में क्या दिखाया था? एस दिखाया था कि ई दिखाया था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको ए से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ए बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट में, अदिश गुणन में। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका आप स्केलर प्रोडक्ट कराएं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ई डी, फिर लाइट जा रही है, समय लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है, हम लोग ऐसे लिख लेंगे डी ए ना, और दोनों का कौन सा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो आपका तो ये एक तरीका ये हो गया। तो हम ये क्लास को अभी समाप्त कर देते। थोड़ा बहुत आपका नज़र आ ही रहा होगा। बाई चांस अगर इनके बीच का कोण थीटा कितना हो? 0 हो। थीटा कितना हो? 0 हो। तो आप लोग थीटा की जगह कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। थीटा की जगह कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। और अगर थीटा आप कॉस थीटा में थीटा 0 रखिए तो आपको पता है कि फाई टोटल निकालना है तो किसका इंटीग्रेशन करना होगा? ये तो कांस्टेंट हो जाएगा डी ए का। और आपको पता है आप जब डी ए का इंटीग्रेशन करा लेंगे तो डी ए का इंटीग्रेशन जब कराएंगे तो पूरे पृष्ठ के बराबर आना चाहिए। तो डी ए किसके बराबर हो जाएगा? ए के। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू ए। ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर है। स्केलर गुणन है परिमाण के लिए। ये कब लगेगा? जब थीटा कितना हो? 0 हो। और थीटा 0 कब होता है? इसके लिए हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई ही होगी। और चूँकि लाइट आ चुकी तो हम लोग इसी के आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। थीटा 2 कंडीशन में 0 हो सकता था। आप लोग एरिया वेक्टर को ध्यान में रखेंगे। मैंने जैसे बात करी कि ये परपेंडिकुलर, ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही थी, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? ये देखो, सेम उसी दिशा में। तो हम कह सकते थे वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर ई और ए के बीच का कोण कितना है? 0 है। मतलब थीटा कितना है? 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो पैरेलल, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम कितना है? 0 ही तो है। तो इसका मतलब ई और ए के बीच में 0। लेकिन अगर हम कहें सरफेस कैसी है? सरफेस तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये सरफेस कैसी है? लंबवत है। तो दोनों को एक में नहीं मिलाइएगा, दोनों अलग अलग हैं। सरफेस लंबवत है तो एरिया वेक्टर उसकी दिशा में, तब थीटा 0 है।
सरफेस लंबवत है और एरिया वेक्टर 0। तो ये आपको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस। मैं एक लाइन लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस। इसको हिंदी अंग्रेजी में कोई मतलब नहीं, मैंने इसीलिए अंग्रेजी में लिख दिया। सरफेस मतलब उस पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, उसकी ही दिशा में। किसकी दिशा में? सरफेस की दिशा में। किसकी दिशा में? अगर सरफेस की दिशा में, ये देखो ये लंबवत है और मैंने सरफेस को, पृष्ठ को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कर दिया। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ही दिशा में आपने किया, ये एरिया वेक्टर घूम गया। देखो पहले ये देखो लंबवत था अभी, और एलांग मतलब उसी दिशा में मैंने सरफेस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कर दिया। अब बताओ, सरफेस उसके समांतर है लेकिन एरिया वेक्टर कितना है? 90। ये कोण कितना बना रहा है? थीटा। हमको तो कोण किसका चाहिए? एरिया वेक्टर और ई के बीच में। तो ई और ये ई है और ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का आप कोण देखते हैं कितना है? 90 है। तो यहाँ पे आप थीटा कितना देख रहे हैं? थीटा हो गया 90। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। थीटा जब 90 हो जाएगा तो आप जब भी थीटा की जगह 90 रख देंगे, 90 रखिए, तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फाई ई कितना आ जाएगा? 0। और सही बात है कि इसका मतलब यहाँ इस बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। बद्ध कितना हो जाएगा? 0। मैं फाई ई लिख देता हूँ। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि आप देखते हैं अब इससे होकर एक भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रही। और चूंकि वैद्युत फ्लक्स कितना होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध है ना, उससे होकर जाने वाली समस्त वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस समय कितनी है? 0। लेकिन जब मैं इसको इसके लंबवत करता हूँ, अब हम कह सकते थे कि जो हमारा सरफेस है वो किसके है? नॉर्मल हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया किसके? वैद्युत क्षेत्र के। और ये जब नॉर्मल हुआ तो ये वाला कोण देखो, वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया, और दोनों एक ही समांतर हैं, एक ही दिशा में है, तो कोण कितना? 0। दोनों कैसी हैं? समांतर, तो कोण कितना? 0। तो ये दो कंडीशन आप लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस, अर्थात किसी पृष्ठ के लंबवत है ना। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो वहाँ पे आप देखते हैं थीटा आपका 0 हो जाता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे जब थीटा 0 रखेंगे तो मैक्सिमम आता है, और मैक्सिमम कितना आता है? ई ए के बराबर आता है। कितना आता है? ई ए आता है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए, इसका स्केलर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने देखा था हर जगह एंगल बदल रहा था, क्योंकि यहाँ तो मैंने सेम एंगल रख दिया, एक बार 0 हुआ है, एक बार लंबवत हो रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन अगर कोण को लगातार वो बदलता रहे तो हमको क्या कराना पड़ेगा? हर पृष्ठ का इंटीग्रेशन कराएंगे और सबको जोड़ेंगे। पहले का अगर कोण θ1, दूसरे का θ2, तीसरे का अदर, और इस प्रकार जब कोण बदलता रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? हम लोग टोटल सबको अलग अलग टुकड़ों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। यही एक तरीका हो सकता है। तो हम लोग वो प्रयास करते हैं कि तब कितना होगा। कुछ नहीं करना है, आप लोग हर बार का अलग अलग जोड़ लेंगे तो टोटल फाई ई कितना हो जाएगा? जोड़िए, पहले पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का, तीसरे, और हमने जितना भी पृष्ठ लिया पृष्ठ को हमने फिक्स कर लिया। कितना? डी ए डी ए डी ए डी ए, तो वो हमारा फिक्स होता गया। तो हम कह सकते थे कि अगर पहले सरफेस के लिए, किसके लिए? पहले सरफेस के लिए, अभी क्लोज नहीं है, पहले सरफेस के लिए, पहले पृष्ठ के लिए S1 सरफेस 1 कितना हो जाएगा? ई पहले के लिए डी ए, क्योंकि ये सबके लिए एक जैसा है, पहले कोण cos θ1। फिर मैंने दूसरे वाले पृष्ठ को जोड़ा, ये भी डी ए ही था, वैद्युत क्षेत्र ई। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा। S2 दूसरे सरफेस के लिए ई डी ए cos θ2 और प्लस डॉट डॉट, हम लोग इसी प्रकार सारे पृष्ठ को जोड़ लेंगे और हमको टोटल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। एक तो हमारा यही तरीका हो सकता है और हम इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमको वैद्युत फ्लक्स की विमा निकालनी पड़े, क्या निकालनी पड़े? कोई पूछे वैद्युत फ्लक्स की विमा कितनी होगी, उसका मात्रक कितना होगा, तो आज हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा ना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। आप लोग क्लास 11 में ही सीख चुके हैं विमाएँ निकालना। विमाओं के लिए कुछ शर्त होती हैं,
और उसकी अनुरूपता के अनुसार हम लोग उनको रखते हैं। तो देखो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, चूँकि हमने फार्मूला पढ़ लिया है और फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, हम कहेंगे फाई ई का मात्रक, तो किसका मात्रक हो जाएगा, ई इंटू ए होता है, तो ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। आपको दोनों के मात्रक रखने पड़ेंगे, ई का मात्रक और ए का मात्रक। ई का मात्रक आपको पता है, ई बराबर आपने पढ़ा था एफ अपान क्यू होता है, और एफ को आप न्यूटन से लिखते हैं और क्यू को आप लोग कूलाम से, अभी पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ लिया है। तो न्यूटन प्रति कूलाम, और ए आपको पता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब मीटर इंटू मीटर, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको ढंग से लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, न्यूटन पर कूलाम, है ना, इंटू मीटर स्क्वायर। इसको मैं ढंग से लिख लूँ, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। मैं इसको अगर किस में नाम दे दूं, मैं इसका नाम देना चालू करूं डायमेंशन में, तो आपको पता है न्यूटन को आप इसकी अगर आपको बीमा निकालनी पड़े तो आप बीमा बहुत आसानी से बता देंगे, इसके आयाम कितने होंगे। तो न्यूटन को आप लिखते थे MLT-2, पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। कूलाम को आप लोग AT लिखते हैं, इंटू मीटर स्क्वायर को किससे लिखेंगे, L स्क्वायर। अब L क्यूब हो जाएगा, ML क्यूब, T एक पावर और ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, T की पावर -3 A इनवर्स, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, बीमा हो गई, और इस प्रकार आप इनको निकाल सकते हैं। तो आसान है, कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे मैंने निकाला AT, तो आप याद रखेंगे कूलाम क्यू बराबर IT होता है, और I को आप एम्पियर से लिखते हैं, और T को आप कैपिटल T से दिखाते हैं टाइम को, और F तो आपको पता है MLT-2 होता है। बल बराबर क्या होता था, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, त्वरण का LT-2 होता है। त्वरण का भी आप निकालना चाहें तो आपको पता है त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन को आप लोग मीटर प्रति सेकंड बटे समयांतराल को सेकंड, सेकंड सेकंड स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो अब आपको पता है, चूँकि मीटर को L से दिखते हैं, सेकंड स्क्वायर ऊपर माइनस में पावर जाएगी तो उसका कितना हो जाएगा, T की पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपको छोटे छोटे, चूँकि क्लास 11 में पढ़ चुके हैं तो कुछ चीज़ें आपको आती होती हैं, बाकी अब इससे ज़्यादा बेसिक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बीमा भी निकालना सीख गए, और अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय, जो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बेसिक फंडामेंटल इसका मतलब कॉन्सेप्ट तैयार करेगा, जो अगली वाली क्लास में आपको बहुत फ़ायदा देगी। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी की उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।